हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा आभार नमस्कार। और मैं एपीएस यानी अमित प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी लैब पर। सो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं या जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका नाम है हिस्ट्री। तो हम आज हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे, उनको देखेंगे कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कि अग्निमित्र ऑफ मालविकाग्निमित्रम ऑफ कालिदासा वॉज द सन ऑफ। एक रचना लिखी गई थी कालिदास को द्वारा जिसको बोला जाता है मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास जी की रचना है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। और इसमें बात जो की गई है वो बात की गई है एक नायक एक पुत्र हैं, वो किसके पुत्र हैं उनकी बात की जाती है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है तो वो कालिदास हो जाएगा। किसके पुत्र थे वो किसकी बात की जा रही थी तो वो बात की जाएगी किसकी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के वो क्या थे, बेटे हुआ करते थे जिनकी बात की गई है। उनके ऊपर एक स्टोरी है जो ये कहानी लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम। चलिए आगे बढ़े। त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक रिलेटेड टू दी बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म का जो ग्रंथ है, बुद्धिज्म के जो टोकरी कही जाती है ज्ञान की, जहां पे रखे हो तो त्रिपिटक कहलाते हैं ये त्रिपिटक। उसके नाम क्या है, पहला जो है आपका वो विनय पिटक है, दूसरा हो जाएगा आपका सुत्त पिटक, और तीसरा हो जाएगा यहां पे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक कहलाते हैं त्रिपिटक, जो कि बुद्धा से रिलेटेड हैं। जैनिज्म में इन्हीं पिटक नहीं बोलते, इनको बोलते हैं त्रिरत्ना। जैन धर्म में इनको बोलते हैं, जैन धर्म में बोला जाता है इनको क्या, त्रिरत्न बोला जाता है, त्रिरत्न बोला जाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप, त्रिरत्न जैन धर्म में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका जवाब हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, वो है ये कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र इज फाउंड। जो गायत्री मंत्र का जो मंत्र है या डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे मिलता है। तो हम सबको पता है कि 4 वेदों की रचना की गई, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद आते हैं। वेदों में जो मंत्र दिए हुए हैं, जो हाइम्स दिए गए हैं, वो दिए गए हैं ऋग्वेद में। यहाँ पर हैं सारे के सारे मंत्र दिए गए हैं, या हाइम्स बोलते हैं इनको, ठीक। यज्ञ की बात करें तो यज्ञ से रिलेटेड है यजुर्वेद में, यज्ञ और उनकी आहुतियों से रिलेटेड, सेक्रीफाइस से रिलेटेड। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, संगीत और द म्यूजिक, ये बताया गया आपको कहां पर, सामवेद में। एंड द अथर्ववेद में बोला गया किसके लिए, ब्लैक मैजिक। ये 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं हमेशा, ब्लैक मैजिक। क्लियर है चीज। तो गायत्री मंत्र कहां होगा, ऑब्वियस बात है जहां पे मंत्र होंगे, मंत्रों में ही होगा। तो मंत्र में होगा, तो इसलिए जो उसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा क्या, इनका हो जाएगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में क्या दिए हुए हैं, मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, इन वैदिक पीरियड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स द वर्ड ब्रीही वॉज यूज्ड। ब्रीही किस अनाज के लिए प्रयोग किया गया है शब्द। तो ब्रीही जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द प्रयोग किया गया है राइस या चावल के लिए। राइस या चावल के लिए जो यूज हुआ है वो शब्द हुआ है क्या, ब्रीही यूज किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन यहाँ तक हिंदी में भी इसको पूछा जा चुका है कि ब्रीही जो है किसका शब्द है, ब्रीही किसको बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चावल, चावल को बोला जाता है राइस। चलो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज रूल्ड बाय द रूलर ऑफ द बुद्धा डायनेस्टी। बुद्धा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा कौन सी जगह पर शासन किया गया है। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट ये कहना चाह रहा है कि बुद्धा ने रूल किया। बुद्धा ने तो बुद्ध भगवान बन गए थे, इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन नाम था, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। तो शुद्धोधन जो थे ये लुम्बिनी एक जगह है पड़ती है, लुम्बिनी पड़ती है, लुम्बिनी जगह पर ये राज किया करते थे लुम्बिनी। तो यहाँ पर अंगा, मगध, गांधारा ये नहीं होंगे। लुम्बिनी आपका पड़ता है नेपाल की साइड में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपाल के साइड में से कौन सी जगह होगी, वो होगी आपकी कपिलवस्तु। तो आंसर इज द कपिलवस्तु। चलो सोमा द मेल डीटी ऑफ द ऋग्वेदिक एज वॉज द गॉड ऑफ। सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता जो हैं वो देवता कहलाते हैं किसके, प्लांट के, आंधी तूफान के, ज्वालामुखी के, या युद्ध के, किसके देवता कहलाते हैं। तो सोम जो देवता है, सोम ये पौधों के देवता हैं, प्लांट के देवता हैं, जिनको जाना जाता है किस नाम से, सोम नाम से जाना जाता है, प्लांट, ठीक है। अग्नि देवता अलग थे, वायु देवता अलग थे, और सभी इन देवताओं के जो राजा कहलाए वो कौन कहलाए, भगवान इंद्र कहलाए। समुद्र देवता अलग अलग, इन्होंने जितनी भी नेचर की चीजें थी, जैसे पानी हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गया,
आकाश, पृथ्वी और इवन पेड़ पौधे, सबके लिए इन्होंने अलग अलग भगवान बना दिए थे। तो इसमें आ जाएगा सोम फॉर द प्लांट। क्लियर है चीज? चलिए, यहां से पूछा गया कानिकुब्ज। कानिकुब्ज इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच इंडियन सिटी? किस इंडियन सिटी को कानिकुब्ज नाम से जाना जाता है? तो कानिकुब्ज जो शहर है ये पड़ता है कानपुर के पास में। कानपुर से पहले ही गंगा नदी के इस तरफ है कानिकुब्ज और गंगा नदी के दूसरी तरफ है क्या? कानपुर है। तो ये गंगा नदी बहती है इस तरीके से, ये बहती है, इस तरफ कानपुर है और इस तरफ जो सिटी है वो है कन्नौज। नहीं, कन्नौज नहीं है, गंगा नदी से चले जाएंगे कानपुर, इधर तो उन्नाव पड़ेगी, आगे वो चलते चले आएंगे, कानपुर से लगा हुआ पड़ेगा यहाँ पे कन्नौज पड़ेगा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पड़ेगा यहाँ पे। तो कन्नौज, यहाँ पे कन्नौज कोई बोलते थे क्या? कानिकुब्ज बोलते थे, कन्नौज। ठीक है बात? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द मौर्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन द मगधा विच इज करेंटली नोन एज। मौर्य राजवंश की जो राजधानी थी, स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई। मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होने से पहले 16 महाजनपद बने, 16 महाजनपद, और बाद में इन महाजनपदों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई झगड़ों के बाद सिर्फ 2-3 जनपद हैं, उनको मिलकर बाद में जो जनपद बनता है वो मगध बनता है। मगध ने रूल किया, मगध ने सेना बनाई, स्टैंडिंग आर्मी बनाई, हाथी घोड़े वगैरह सब अपनी सेना में रखे, और यही मगध जो आज के डेट में कहलाता है बिहार, जिसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। इस पाटलिपुत्र को आप जानते हैं आज किस नाम से? पटना नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो। वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? वैदिक सभ्यता से बात करें तो वैदिक का मतलब हो गया यहाँ पर ऋग वैदिक। जब भी वैदिक की बात की जाए तो ऋग वैदिक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वैदिक सभ्यता है वो 2 काल में डिवाइड है, एक ऋग वैदिक काल में और दूसरा आता है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल में आती है। तो लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल का पूछा जाए तो हो जाएगा गंगा नदी के तट पर इसकी शुरुआत हुई, मतलब इसको डेवलपमेंट कहाँ मिला? गंगा नदी के तट पर मिला यहाँ पर। और जो वैदिक या ऋग वैदिक काल की बात की जाए तो वो हो जाएगा इंडस या सिंधु। ठीक है, और सरस्वती भी आती है इसमें, सरस्वती भी आती है। सरस्वती को बहुत पवित्र नाम दिया गया है किसमें? ऋग्वेद में, सरस्वती। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे सरस्वती है, तो सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट। चलिए, इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर की गई? तो पहली जो काउंसिल है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो की जाती है कहां पर? पहली काउंसिल है राजगृह में की जाती है। नोट कर लीजिएगा एक बार, पहली काउंसिल की जाएगी राजगृह में की जाएगी। राजगृह एक जगह पड़ती है, यहाँ पे की जाती है। कौन करवाता है इसको? ठीक है, तो इसको करवाएंगे अजात शत्रु करवाते हैं ये पहली काउंसिल। दूसरी हो जाएगी वैशाली। और कौन करवाया इसको? काल अशोक। तीसरी जो काउंसिल है, तीसरी काउंसिल करवाई जाएगी पाटलिपुत्र में, और ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि ये करवाई किसने? ये करवाई है अशोक ने, अशोक महान ने करवाई है, अशोक। और चौथी जो काउंसिल होती है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये करवाई जाती है किसके द्वारा? ये करवाई जाती है कश्मीर में करवाई जाती है, कश्मीर में करवाई जाती है। ठीक है, क्लियर है चीज? चलिए, तो ये आपके कुछ पॉइंट बनेंगे, यहां से आपको याद रखनी है सारे के सारे। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सम्मन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया? ऑप्शन आपके सामने है, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी और द कुशीनगर। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है? ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे 4 जगह दे रखी हैं, चारों जगह भगवान बुद्धा से रिलेटेड है, एक एक करके देख लेते हैं। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश इज इन सारनाथ। दूसरी बात करें बोध गया या बोधि ट्री, ये पड़ती है जगह, डियर पार्क पड़ता है, डियर पार्क बोध गया। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मिला इस जगह पर, ऐसे नोट कर लीजिएगा इसको। थर्ड आती है लुम्बिनी में क्या हुए? पैदा हुए कहां पर? लुम्बिनी। और तीसरा आता है यहाँ पे कुशीनगर में इन्होंने आखिरी सांसें ली।
आखिरी सांसें या आखिरी वक्त, मौत से पहले का वक्त जो था वो उन्होंने गुजारा। ठीक है, तो ये 4 जगह हैं वो आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आता है, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और द मल्लिनाथ। इनमें 23वें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऋषभदेव। ये तीर्थंकर हुआ करते थे, ये तीर्थंकर गुरु होते थे, गुरु, इनको गुरु कह सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी बोला जा सकता है इनको, जिसमें ऋषभदेव आ जाएंगे पहले नंबर पर। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज दी ऋषभदेव, और वी कैन से दैट द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म इज द ऋषभदेव। फिर आएंगे आपके 23rd वाले जो सेकंड लास्ट हैं, क्योंकि वो महावीर जैन के गुरु भी कहे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ जो हैं वो 23rd नंबर के तीर्थंकर कहलाते हैं, और 24वें पे आते हैं, 24th पे जो आते हैं वो आते हैं महावीर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यही 3 सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। Who was the last ruler of the मगध एम्पायर? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और द काल अशोक। इनमें से मगध साम्राज्य का अंतिम शासक और द लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन आपके सामने ये बने हुए हैं। तो लास्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर के जो लास्ट रूलर हैं वो कौन कहलाएंगे? बिंबिसार तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद इनका जो बेटा होगा अजात शत्रु उनको मरवा देगा। अजात शत्रु उद्यन आएंगे, उद्यन के बाद काल अशोक। तो जो आखिरी रूलर होगा, जो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक होगा वो हो जाएगा काल अशोक। आगे देखते हैं, विच रिलीजन इज द श्वेतांबर एंड द दिगंबर? श्वेतांबर एंड दिगंबर किस रिलीजन से संबंधित हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों के दोनों जो रिलीजन से संबंधित हैं वो है जैन धर्म, वो है जैन धर्म, श्वेतांबर और द दिगंबर। और हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान, ये जो संबंधित है वो कहां संबंधित है? वो है बुद्ध धर्म से, बुद्धा से। एक सवाल और पूछा जाता है यहां से कि जैन धर्म की लैंग्वेज कौन सी थी? तो लैंग्वेज उनकी हो जाएगी वो प्राकृत हो जाएगी, प्राकृत लैंग्वेज हो जाएगी। और बुद्ध धर्म की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो पाली लैंग्वेज हो जाएगी। और ब्राह्मणिज्म की लैंग्वेज हो जाएगी वो संस्कृत लैंग्वेज हो जाएगी। तो ऐसे करके सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट इंडियन लिटरेचर इज द वेदास। द टोटल नंबर ऑफ वेदास इज? जो ओल्डेस्ट लिटरेचर है इंडिया का वो है वेद। वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ध्यान से समझिएगा, वेद हैं 4। फिर आएगा उपवेद, उपवेद कितने हैं? उपवेद भी कितने हैं? 4 हैं। फिर आएगा वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग आ जाएंगे 6। तो कुल मिला के ये याद रखनी है, नंबर्स आपके नंबर्स पूछे गए हैं तो नंबर सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है बात, चलिए अगला क्वेश्चन। The next question is, who were the first to come from outside India and the settled in India? इनमें से कौन सबसे पहले बाहर से आया, इंडिया में आया, इंडिया पे अटैक किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आके जो सेटल हो गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन आके यहाँ पे सेटल हुआ सबसे पहले? तो ऑप्शन आपके सामने है मुगल। मुगल देखा जाए तो मुगल कब आते हैं? ये आते हैं 1526 में, 1526 में बाबर के साथ जो युद्ध होता है, बाबर के साथ युद्ध होता है, जो लोधी का युद्ध होता है, लोधी। ठीक है, तो इसमें इसके बाद मुगल्स आते हैं। आर्यंस की बात करें तो आर्यंस आते हैं लगभग देखा जाए तो 1250 से 1500 बीसी के आसपास इंडिया में ये प्रवेश करते हैं। अफ्रीकन तो अलग बात है। अंग्रेज कब आते हैं? ब्रिटिशर्स, ये 1600 एडी में आते हैं, 1600 एडी में। तो यहाँ पे जो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आर्यंस। आर्यंस आते हैं 1500 बीसी के अराउंड इंडिया में प्रवेश करते हैं, और आने के बाद यहाँ पर वैदिक कल्चर की शुरुआत करते हैं, जिसको ऋग्वैदिक कल्चर के नाम से जाना जाता है। पर यही आर्यंस की जो टुकड़ी है वो निकल के आती है गंगा की तरफ, वहाँ लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है। चलो आगे बढ़े। सो द क्वेश्चन इज, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास? वेदाओं में सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ऐसे पूछा जाएगा कि सबसे पुराना जो जानकारी मिलती है वो किस वेद से मिलती है? तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये ऋग्वैदिक पीरियड का है, अराउंड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के अराउंड। ठीक है, ये ऋग्वेद आ जाएगा।
फिर आ जाएंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये तीन निकल के आएंगे, यजुर्वेद, सामवेद और द अथर्ववेद। अब ये कहां से आएंगे? ये बनते हैं कब? लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में निकल के आते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये इनकी जो स्थापना है वो होगी 1000 BC से लेकर 600 BC तक, इस पीरियड में बनते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, थोड़ा मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का यहाँ पर जो बुद्धा से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैच करना है। इधर लिखे हुए हैं इंसिडेंट, इनका जन्म स्थान, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, फर्स्ट सम्मन पहला उपदेश, द अचीवमेंट ऑफ निर्वाणा। निर्वाणा किसको बोला गया? निर्वाण की प्राप्ति, जब उन्होंने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया से भगवान बुद्धा चले गए तो उसको निर्वाण की प्राप्ति बोला गया। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, वो तो लुम्बिनी में है। लुम्बिनी इज इन नेपाल राइट नाउ, तो ये नेपाल हो जाएगा। अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है बोध गया, बोधि ट्री के नीचे। फिर आती है फर्स्ट समन, पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। 5 मॉन्क थे, 5 मॉन्क, देयर वाज 5 मॉन्क, 5 भिक्षुज थे जिनको ने पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर अचीवमेंट ऑफ निर्वाणा, आखिरी सांस इन्होंने कहाँ पे ली? कुशीनगर में ली। इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, कभी मैचिंग के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। चलिए आगे देखें। वेयर इज द वर्ड सत्यमेव जयते डिराइव्ड फ्रॉम? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया है, जिस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते यहां से लिया गया है। ठीक है, और यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है, मुंडक उपनिषद आ गया, जैसे उपनिषद थे क्या, ये पूछा जाता है, या वेद क्या थे। तो दो तरीके की रचनाएं कही गई। एक तो कहेगी श्रुति, श्रुति जिसे सुना गया हो, मतलब भगवान आए, भगवान ने कान में बोला, उसे सुना गया। और ये कहता है स्मृति, जो याद करके लिखा गया हो, तो ये चीज आ जाएगी श्रुति, स्मृति। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ गए आप लोग। तो यहां से जो उपनिषद है वो है मुंडक उपनिषद। उपनिषद किस में आ जाएंगे? उपनिषद आएंगे, उपनिषद बाद में लिखे गए, उपनिषद या अरंग्यास या ब्राह्मणिज्म जो थे बाद में लिखा गया, वेदों का एक्सप्लेनेशन किया गया बाद में इनमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब उपनिषद? उपनिषद जैसे अभी बात कर रहे थे मुंडक उपनिषद, कौन सा ऐसा वर्ड है जो उपनिषद को डिस्क्राइब करेगा? द फिलोसफी एंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्यंस, द लॉ ऑफ आर्यंस, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस, या नन ऑफ द अबव। क्या था उपनिषदों में? तो उपनिषदों में लोगों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं की, अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए जो वेदों में लिखा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेट किया वेदों को। तो वेदों को इंटरप्रिटेट किसमें किया? उपनिषद में किया, जिनको बोला जाएगा क्या? उनको बोला जाएगा द फिलॉसफी एंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्यंस। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि सूरज जो है, सूरज से हमको एनर्जी मिलती है, अब कोई उसको भगवान बोल दे, किसी ने बोल दिया कि वो देवता है, किसी ने बोल दिया कुछ भी बोल दिया, अलग अलग सबकी थ्योरीज होती हैं। जो जिसने समझा वो उसने बोला, वो उसने लिखा, क्योंकि कोई ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी प्रैक्टिकल हो रहा था या कोई भी चीज़ थी। बाद में जब निकल के आई चीज़ें कि सूर्य ये है, सूर्य वो है, ये रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है, तब जाके लोगों को क्लैरिटी मिली। उस समय तो ये होता था कि जब जो चीज़ आती है, जो चीज़ समझ में आ जाए, जो चीज़ समझ में आए तो वो क्या हो गया? सच हो गया, वो सच हो गया, समझ में आया। जो चीज़ ना समझ में आए या जिसका लॉजिक आप पास ना हो, रीजन ना हो, उसको लोगों ने एक कॉमन नाम दे दिया जिसको बोला गया क्या? भगवान, कि ये भगवान ने किया है। ठीक है, भगवान ने किया है। जैसे अगर कोई आए तुम्हारे मुंह पे मुक्का मार दे मुक्का मार दे, और मुक्का मार दे क्या हो कि आपसे बोले कि ये किसने किया? था आप बोल देंगे कि आप रमेश ने किया, राकेश ने किया, सुरेश ने किया। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कि ऐसा हो कि अचानक आप सो रहे हैं, सोते सोते आपका एक पैर गायब हो गया, कौन काट के ले गया पता नहीं, काटा भी नहीं, गायब हो गया, तो क्या बोलेंगे? भगवान ने किया। भगवान कर सकता है, या हो सकता है कि भूत ने किया, या हो सकता है कि घर में आपको एक 10 रुपए का पड़ा हुआ नोट मिल जाए तो आप बोलेंगे भगवान ने नहीं किया। अब आके घर में सब कमरा बंद है, कोई मटका रख जाए सोने का भरा हुआ, तो क्या बोलेंगे? भगवान ने किया। तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं, बाद में लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए यहाँ से निकल के। चलिए आगे देखते हैं। विच सोशल प्रैक्टिस इज ओनली सिंबॉलिक ऑफ द ऋग्वेद पीरियड? कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ऑप्शन आपके सामने है, चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस, पर्दा सिस्टम, ट्रेडिशन ऑफ सती,
और द डाउरी सिस्टम, इनमें से कौन सा सामाजिक प्रथा है जो केवल ऋग्वेदिक काल का प्रतीक है? तो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रथा नहीं चलती थी, पर्दा प्रथा नहीं चलती थी, सती प्रथा नहीं चलती थी, तो चाइल्ड मैरिज नहीं चलती थी ऋग्वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक बहुत ज़्यादा क्लीन माना जाता है, इसलिए लोगों ने बोला वेदों की तरफ चलो। वेद जो थे, ऋग्वेद थे, इनमें सबको बराबर सम्मान मिलता था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय होगा, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र होगा। सब अपने अनुसार, व्यापार के अनुसार, अपने काम के अनुसार अपना सकते थे चीज़ों को। तो ये बाल विवाह नहीं था उस टाइम पर, ऐसा कुछ नहीं होता था। पर्दा सिस्टम में नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि इस काल में स्त्रियों को सभा और समिति में जाने की अनुमति हुआ करती थी। तो सभा समिति में जब अनुमति है तो ऑब्वियस बात है कि पर्दा डाल के तो नहीं जाएंगी। फिर आता है ट्रेडिशन ऑफ सती। सती का ट्रेडिशन यहाँ पर नहीं मिलता। सती का ट्रेडिशन मिलेगा आपको मिलेगा एडीज में मिलेगा, 500-600 एडीज के बाद ही मिलेगा सती का चलन। और सती का चलन सबसे ज़्यादा फेमस कब होगा? जब पद्मावती जी वो क्या करेंगी, अपना सती प्रथा पे बैठ जाएंगी। फिर आता है डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। हाँ, दहेज प्रथा थी। ये लोग गाय वगैरह और भी एसेट होते थे, जानवर वगैरह, ये शादी के साथ में लिया करते थे, एज अ गिफ्ट लिया करते थे, तो उसको डाउरी सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, वॉज एक्सपोर्टेड टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से क्या निर्यात किया जाता था? मतलब बाहर भेजा जाता था। बाहर क्या भेजा जाएगा? जो चीज़ सरप्लस में होगी, जो चीज़ सरप्लस में होगी वो बाहर भेजी जाएगी। तो उस टाइम में जो सरप्लस में होता था वो कॉटन होता था, कॉटन क्लोथ्स होते थे, कॉटन क्लोथ्स बनते थे, वो सरप्लस में होते थे। तो यही सरप्लस में ये भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। बाकी ऑप्शन है सोना इतना नहीं था। क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन, ये भी किए जाते थे, लेकिन ये उतने ज़्यादा नहीं किए जाते थे। इनके भी साक्ष्य मिलेंगे, ये भेजे जाते थे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी नहीं किया जाता था। ठीक है, तो दो के साथ दो बोल सकते हैं आप। ये बोल सकते हैं सील, या जिसको मोहरे बोलती हैं, मोहरे बोला जाता है, ये भी भेजा जाता था बाहर, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जिस मात्रा में कॉटन भेजा जाता था। ठीक है, चलो आगे देखें। What was the basis of the division of society in the pre-Vedic period? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है, ऋग्वैदिक काल में। रिलीजन, मनी, बर्थ, प्रोफेशन। 4 वर्ण थे। 4 वर्ण जो ब्राह्मण कहते हैं आप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे, लेकिन चारों वर्ण रिजिड नहीं थे, फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। अपने काम के अकॉर्डिंग ही लोगों का वर्ण ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था। जो जिनका काम होता था वो उसी वर्ण के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोफेशन के हिसाब से या पैसे के हिसाब से ये चीज़ हुआ करती थी। चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ सोसाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? रूरल थे, अर्बन थे, सेमी अर्बन थे या ट्राइबल थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरीके से इनके नगर बने हुए थे, नगर में चौड़े रोड हुआ करते थे, 90 डिग्री पे ये काटा करते थे, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, और ट्रेड हुआ करती थी, ट्रेड थी, व्यापार था, डॉकयार्ड भी बने हुए थे। ठीक है, और तो ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? अर्बन में आएंगी, रूरल में नहीं आएंगी। रूरल नहीं आएगा क्योंकि रूरल में इतनी सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। जो शहर बनते हैं उसमें ही इतने जानी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ से जाएगा अर्बन हो जाएगा इसका आंसर। नगरीय व्यवस्था थी उनकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? हाई थी, लो थी, युक्ल थी या नन ऑफ दीज थी? तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पूछी गई है। तो वैदिक काल में ओवरऑल की बात की जाए तो 2 काल आएंगे वैदिक काल में। एक तो आएगा ऋग्वैदिक और एक आएगा लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक में महिलाओं की कंडीशन अच्छी हुआ करती थी, गुड थी यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ी डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। तो इसकी वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा वैदिक पीरियड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हाई व्यवस्था थी, मतलब उनको इज्जत दी जाती थी, सम्मान दिया जाता था, सभा समिति में बैठने की अनुमति हुआ करती थी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और अच्छी इसी तरीके से अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको जो PDF है वो इसकी मिल जाएगी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करिए @mystudy_lab, इसको ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको ये सारी जानकारी, क्लासेस की जानकारी और PDF मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं APS आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।